मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली को लेकर के। बड़ा ही महत्वपूर्ण जन्म कुंडली है और ये ज्योतिष के प्रेमियों के लिए, जो ज्योतिष में अपनी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए विशेष तौर पे है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद आने वाला है आपको। ये कुंडली अपने आप में बहुत कुछ कहती है और हमें ये सीख देती है कि किस प्रकार से ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो अपना कार्य करते हैं। जब ग्रहों की दशाएं आती हैं तो जातक के जीवन को किस तरह से उथल पुथल करके रख देते हैं, वो इस कुंडली के माध्यम से आप बड़े ही भले भांति और बड़े ही अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। किसी भी ग्रह की महादशा में अंतरदशा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, वो भी मैं आज आपको यहां पे बताऊंगा। ये लगभग एक 49 वर्ष और 3 माह, आप 50 वर्ष ही मान लीजिए, लगभग एक 50 वर्ष के व्यक्ति की कुंडली है। और किस प्रकार से इसको जब ग्रह की दशा आई, जीवन में सब कुछ मिला इन्हें जीवन में सब कुछ मिला। और कई सारे जो मैं आपको पहले वीडियो बनाया हूं, यहां पे वो सूत्र भी मैं आपको बताने वाला हूं। नौकरी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, लेकिन दांपत्य सुख भी मिला। और दांपत्य सुख मिलने के बावजूद, दांपत्य सुख मिला क्योंकि 50 वर्ष उम्र है तो जाहिर सी बात है विवाह के काफी दिन हो गए, लेकिन अब ये 50 वर्ष की एक उम्र पे विवाह जो है वो अदालत के दहलीज पे जाके खड़ी है, अर्थात कोर्ट में ये केस जा चुका है। और प्रश्न भी है क्या कि क्या डाइवोर्स हो जाएगा या बच जाएगा, वो भी जानेंगे हम इस कुंडली के माध्यम से। और किन ग्रहों ने ऐसा इनके जीवन में परिवर्तन लाया और यहां तक ये सिचुएशन इनका आ गया कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई एक 50 साल की उम्र में। सीखने वाली कुंडली है, समझने वाली कुंडली है। तो आइए चलते हैं इस कुंडली की तरफ। तो देखिए, हमने लिखा है लगभग 50 वर्ष मान के चलिए इनकी उम्र है। यहां पे इनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में यानी कि केतु के नक्षत्र में हुआ है और इनके जो पाया है वो स्वर्ण पाया है। बस इतना ही मैंने लिखा है क्योंकि ज्यादा मुख्य हम वैवाहिक जीवन पे ही फोकस करेंगे यहां पे। अब चले जाते हैं यहां पे कुंडली पे। तो देखिए, कर्क लगन की कुंडली है। तो कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं? भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। एक बार किसी का साथ यदि मिल जाए इनको तो हाथ टूट जाए लेकिन साथ नहीं, यानी कि केकड़ा जो है वो किसी को जब पकड़ लेता है तो उस केकड़े का हाथ टूट जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि कर्क मतलब केकड़ा। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति एक बार किसी से जुड़ जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं मुझे अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना है, मैं नहीं चाहता कि तलाक हो। लेकिन पत्नी की तरफ से कहीं ना कहीं सुविधा आ रही है। आज मैं पति की कुंडली दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं पत्नी की कुंडली भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे ये कर्क लगन के हैं। मैं बताया कर्क लगन कैसे भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं। और चंद्रमा लगन के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठे हैं। चंद्रमा 10वें भाव में जाके बैठे हैं। डिग्री वाइज तो अच्छे हैं, लेकिन यहां पे सूर्य से चंद्रमा अस्त होकर बैठे हैं। मैंने लिखा है चंद्रमा अस्त होकर बैठे हैं और शुक्र को भी सूर्य ने यहां पे अस्त कर दिया है। तो लगन के स्वामी जाकर के अस्त हो गए। कहां? तो कुंडली के 10वें भाव में लगने से जाके अस्त हो गए। चंद्रमा जब भी सूर्य के समीप होते हैं, सूर्य से अस्त होते हैं, जहां तक टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, मानसिक तनाव में कहीं ना कहीं पूरे जीवन भर रहता है। छोटी छोटी बातें उसके जीवन में, छोटी छोटी बातें उसके मन को परेशान करने वाली होती है। ऐसा जातक दिमाग से स्थिर नहीं रहता है। लेकिन यहां पे प्लस पॉइंट क्या है कि यहां पे सूर्य जो है वो अपने उच्च राशि में बैठे हैं। कहां के स्वामी होते हैं? तो कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामियों के 10वें भाव में बैठे हैं। एक सूत्र और बता दूं कि 10वें भाव में जिस व्यक्ति के भी दो ग्रह होंगे या 2 से ज्यादा 3 ग्रह भी होंगे, तब भी ऐसा जातक जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा ही करेगा, बिल्कुल ही करेगा। ये एक सूत्र है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो यहां पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं। और जब भी द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली के
कर्म भाव में बैठे, वो भी उच्च का सूर्य बैठे, तो निस्संदेह ऐसा जातक छोटे से छोटे परिवार में भी जन्म लेकर के और जिंदगी में ऊंचाई को हासिल करता है। मैंने क्या बताया था आपको कि यहां पे जो है अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसा तक सरकारी नौकरी करता है, तो इस सरकारी नौकरी में है। और मेष राशि में सूर्य बैठा है, तो ये कहां पे है, तो ये डॉक्टर है। समझिएगा बड़े अच्छे से, डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, यानी कि हर प्रकार से समृद्ध हैं, हर प्रकार से जीवन में सेटल हैं। इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है, धन धान्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और इनकी पत्नी भी जो है वो भी डॉक्टर है। समझने की बात है। फिर ऐसा क्या ग्रह योग है इस कुंडली में जो जातक को परेशान कर दिया, जो जातक की जिंदगी में उथल पुथल लेके आया? तो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहला पॉइंट कि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, तो ये मांगलिक है। सबसे पहला पॉइंट एक एक करके बताऊंगा मैं आपको, ये मांगलिक है, अष्टम भाव में मंगल बैठा है। दूसरा पॉइंट, राहु और केतु के मध्यस्थ पूरे ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, और काल सर्प दोष भी जीवन में जो है उथल पुथल लेके आता है। वैवाहिक जीवन में समस्या, विवाह में समस्या, संतान प्राप्ति में समस्या, संतान को लेकर समस्या, नाना प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव लेके आता ही आता है। तो आप ये मत समझिएगा जिंदगी में नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, आप डॉक्टर बन गए तो परेशानी जिंदगी में नहीं आएगी। मैंने एक से एक लोगों को देखा है, बड़े से बड़े लोगों को देखा है परेशान होते हुए। ग्रह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। जब शनि की 7.5 शिव जी को नहीं बख्शा, तो मैं और आप कौन हैं? तो यहां पे राहु और मंगल, इन दोनों ने कुंडली के सप्तम भाव को पाप मध्यस्थ में डाल रखा है, यानी कि पाप कर्तरी दोष में डाल रखा है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया, क्योंकि यहां मांगलिक है, दूसरा काल सर्प दोष है, और राहु का भी रोल है इस काल सर्प दोष में, तो राहु ने और मंगल ने इस सप्तम भाव को पाप कर्तरी में डाल दिया है। और मैंने इसके पिछले जब वीडियो बताया था आपको, तो मैं इसमें क्या बताया था? मैंने बताया था कि सप्तम भाव में नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। तो यहां बृहस्पति कैसे हैं? तो नीच के हैं, बृहस्पति यहां पे नीच के बैठे हुए हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। भाव, भावेश और भाव का कारक, हम तीनों को देखेंगे। तो यहां भाव जो है वो पाप मध्यस्थ में आ गया, पाप कर्तरी दोष में आ गया। मंगल और राहु ने पाप कर्तरी में डाला सप्तम भाव को। सप्तम भाव में नीच राशि का कौन बैठा है? बृहस्पति बैठे हैं। और सप्तम भाव के स्वामी शनि जो है वो कुंडली में पराक्रम भाव में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये चलित चक्र में कुंडली के 12वें घर का फल दे रहे हैं। और मैंने अभी तक जितनी भी कुंडलियां देखी है, उसमें ज्यादातर कुंडलियों मैंने यही पाया है कि जब सप्तम पति जाके कुंडली के व्यय भाव में बैठ जाए, तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में वो जातक को लेके जाता है, यानी कि जातक को कोर्ट कचहरी तक को लेके जाता ही जाता है, जातक को पुलिस केस तक लेके जाता ही जाता है, चाहे वो वहां पे उच्च का ही वो ग्रह क्यों न बैठा हो। सप्तम भाव का 21 में होगा, ये मेष लगन में यहां 12 नंबर की राशि आएगी, और शुक्र सप्तम पति होकर यहां उच्च होंगे। तब भी मैंने देखा है जातक के जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानी आई है। तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन बात काफी बिगड़ चुकी थी, तो एक बार कोर्ट तक बात लगभग पहुंच ही चुकी थी। तो यहां पे सप्तम पति जब भी आप कुंडली में, या जब भी आप विवाह करते हैं, जब भी आप कुंडली देखते हैं, तो एक बार जरूर देखिए कि सप्तम भाव के स्वामी कहीं 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। यदि है, पीछे हट जाइए वहां से। तो यहां पे सप्तम पति का 12वें भाव में जाके बैठना। और किसी भी पुरुष के कुंडली में शुक्र उसके दाम्पत्य, या स्त्री के कुंडली में विवाह के बाद का जो जीवन होता है, दाम्पत्य सुखों का जो हमारा जीवन होता है, वो शुक्र के हाथों में होता है। तो शुक्र यहाँ कुंडली के 10वें भाव में बैठे तो हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं? तो वो भी अस्त होकर बैठे हैं, मैंने आपको बताया। और शनि मृगशिरा नक्षत्र में, यानी मंगल के तरफ बैठे हैं, और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। कैसे? तो शत्रु राशि में जाके बैठे हैं, और 7, 8, 9 केतु से दृष्ट होकर बैठे हैं। यहां पे ये परेशानी का, यानी भाव, भावेश और भाव के कारक यहां तीनों पीड़ित हैं। भाव में नीच राशि का बृहस्पति बैठना, भाव पाप कर्तरी में होना, भाव के स्वामी का 12वें भाव का जाके फल देना, कारक का जाकर के अस्त हो जाना, ये सारे परेशानियों को देने वाला है। काल सर्प दोष ये भी जातक को परेशानी देने वाला है। तो जातक सफलता तो जिंदगी में पाया, लेकिन जिंदगी के आज अंतिम पड़ाव में जातक जो है
वो दाम्पत्य को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि चंद्रमा जब भी खराब हुए कुंडली में, और यहाँ तो लग्न के स्वामी ही है और अस्त है जाकर, तो मानसिक तनाव तो देंगे ही देंगे चंद्रमा आपको। अमावस के दोष में जातक मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं। यहाँ पे केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव मोक्ष का होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति का सब कुछ मिल करके और सब कुछ यदि उसका छीन रहा है, दाम्पत्य जीवन यदि आपका सुखी है तो स्वर्ग इसी पृथ्वी पे है आप, और दाम्पत्य जीवन यदि आपका दुखी है, यदि आपके परिवार में कलह कलेश है, पत्नी से आपके मतभेद है, पत्नी से नहीं बनती है, तो फिर नर्क बाहर खोजने जाना, नर्क आपके घर में ही है। तो स्वर्ग और नर्क दोनों आपके घर में है। दाम्पत्य जीवन सुखी है तो स्वर्ग घर में है, और दाम्पत्य जीवन दुखी है तो नर्क भी आपके घर में है। तो जब जातक इन सब चीजों से उब जाएगा, तो शनि और केतु यहां जाके बैठे हैं, ये मोक्ष का भाव है, तो क्या होगा? तो जातक इन चीजों से, क्योंकि शनि भी क्या है, तो शनि भी जो है वो जातक को उदासीनता की ओर ढकेल देते हैं, जीवन को उदासीन बना देते हैं, और जातक अपने आप को अकेला समझने लगता है। तो यहां 12वें भाव का फल जब केतु के साथ मिलकर देंगे, तो देखिए केतु को सर्प की तुलना दी गई है और शनि को साधु की, तो इसको साधु सर्प योग बोलते हैं, साधु सर्प योग बोलते हैं। कुछ लोग इसको श्रापित दोष भी बोलते हैं। लेकिन ये मोक्ष भाव में जब शनि केतु एक साथ बैठेंगे और जातक जब इस उम्र में आकर के और इस प्रकार के परिस्थितियों से गुजरेगा, तो निस्संदेह कहां भागेगा? भगवान की तरफ। उसका सभी चीजों पे से विश्वास धीरे धीरे उठने लगेगा और वो प्रभु के शरण में चला जाएगा। और अंत काल में यदि मैं जाके कहूं कि ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा सब कुछ, क्योंकि देखिए राजा अपने समस्त जीवन में हर प्रकार के सुखों को भोगने के बाद में अंत समय को वन में ही जाके बिताते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और हमारे जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया है, आप जानते हैं। तो अंत काल का जो समय है वो संन्यास्त ही है। इसीलिए इस जातक के अंत काल में ये कहीं ना कहीं संन्यास्त हो जाएगा और हर चीज से वृत्त होकर प्रभु की तरफ, भगवान की तरफ जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब कहीं कोई भी आपको नहीं अपनाता है तो परम पिता परमेश्वर कभी भी आपको नहीं ठुकराते हैं। इसीलिए कहा गया है क्या कि सुख हो चाहे दुख हो, प्रभु का आस नहीं छोड़ना है, प्रभु के साथ बना रहना है। चाहे कितना भी दुख आ जाए तब भी प्रभु को नहीं भूलना है, और चाहे कितना भी दुख आ जाए तब भी प्रभु को नहीं भूलना है। सुख में और दुख में दोनों में ही प्रभु को याद रखना है, क्योंकि उनका दरवाजा हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला है, वो कभी बंद नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जिंदगी में कितने व्यस्त हो, लेकिन प्रभु का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वही सच्चा सुख है। अपने कर्तव्यों का पालन भी कीजिए। आपने यदि विवाह किया है, आपने यदि संतान उत्पन्न किया है, तो वो भी आपके ही दायित्व है, वो भी आपका ही कर्म है उनके जीवन में उनको सारे सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना। लेकिन साथ ही साथ प्रभु को मत भूलिए। गृहस्थ जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एक गृहस्थ जीवन में रह के व्यक्ति यदि भगवान की आराधना करे तो उस सन्यासी की आराधना से भी ज्यादा उसको फल प्राप्त होता है। तो इस बात को आप सदा याद रखिए। थोड़ा विषय से हटके हो गया, लेकिन मुझे लगा मन में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब इनको 14 मई 2018 से लेकर के 14 मई 2036 तक राहु की दशा चलेगी। इनको 26/1/2021 से लेकर के और 20 जून 2023 तक गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। यहीं से परेशानी प्रारंभ हुई, यहीं से कहीं ना कहीं इस विषय का बीजारोपण हुआ, क्योंकि राहु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है और बृहस्पति यहां पे नीच राशि में बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे द्विद्वादश योग बना के बैठे हैं, दूसरे और 12वें का। और आज ये नौबत है कि जो ये इनका जो केस है वो कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि ये संबंध अच्छा नहीं है। इस वजह से काल सर्प दोष है, राहु यहां एक्टिव हो गए। काल सर्प दोष में यदि राहु की दशा आ जाती है तो विशेष कष्टदायी होती है। तो राहु यहां एक्टिव हो गए और बृहस्पति के अंतर में जातक को परेशानी होने लगी। अब इनको 20 जून 2023 से राहु में शनि का अंतर आएगा। कुंडली हर प्रकार से दाम्पत्य सुख के लिए कहीं ना कहीं कमजोर है। अभी यदि किसी भी प्रकार का ज्यादा खींचातानी इसमें हुआ तो यदि मैं कहूं कि 20 जून 2023 के बाद में राहु में जब शनि का अंतर आएगा, क्योंकि शनि कुंडली के कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के भाव का फल दे रहे हैं, तो जातक का डाइवोर्स हो सकता है।
तो इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ा ही नाजुक स्थिति है इस कुंडली में, बड़ा ही नाजुक स्थिति कुंडली में बना हुआ है। तो जातक यदि थोड़ा सा भी खींचातानी किया तो ये शादी टूटने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। अब एक बार मैं आपको नवांश कुंडली की तरफ ले चलूंगा। तो ये तुला लगन की कुंडली है और यहाँ पे लग्न में ही मंगल बैठे हैं, यानी जातक यहाँ भी मांगलिक और जातक यहाँ भी मांगलिक, और मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम पे स्वराशिगत तो पड़ती है, लेकिन मैंने देखा है कि चाहे स्वराशि में ही क्यों न पड़े मंगल की दृष्टि, लेकिन मंगल लग्न में बैठ के जातक को मांगलिक बनाते हैं और जातक का दाम्पत्य विच्छेद करा देते हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी का लग्न में जाके बैठना मैंने आपको बताया, और इस पे शनि देव की 1, 2, तीसरी दृष्टि का पड़ना, ये नेगेटिव पॉइंट है। यहां पे शनि की दृष्टि कहां पड़ी? तो सप्तमेश पे पड़ी, ये नेगेटिव पॉइंट है। और इस कुंडली में देखा जाए शुक्र जो है वो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और उस पर किसी पापा ग्रह की दृष्टि है क्या? तो देखेंगे तो उसमें जो है 7, 2, 9 शुक्र केतु की दृष्टि यहां पे पड़ती है। ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। और शुक्र आप देखें, शुक्र यहाँ पे अस्त बैठे हुए हैं और शुक्र वहां भी सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, एक घर आगे एक घर पीछे जो होते हैं इतनी ही दूरी पर लगभग होते हैं। तो शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और सप्तम भाव भी मंगल पे, सप्तमेश मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये अच्छा नहीं है। सप्तम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और यहां भी कुंडली में सप्तमेश जो है उस पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? तो यहां देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ शनि पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि हमेशा हम जहां ग्रह बैठे हैं वहीं से लेते हैं, लेकिन मैं अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि शनि जब नीच राशि में हो तो उनकी दृष्टि अमृत फल प्रदायक नहीं होती है, यानी कि जब वो नीच राशि में बैठे बृहस्पति तो उनकी दृष्टि भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती है। तो सप्तम भाव में यहां भी कोई विशेष स्थिति में नहीं देख रहा हूं और यहां तो बिल्कुल ही स्थिति खराब है और ये थोड़ा सा भी खींचातानी यदि हुआ तो ये दाम्पत्य टूट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पे मैंने इनको कुछ उपाय बताए हैं, यदि ये उपाय करते हैं ये तो मानने को राजी हैं, लेकिन पत्नी मानने को कहीं राजी नहीं है। जब तक दोनों नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? मैंने इनको क्या क्या बताया मैं आपको बता दूं ताकि आपको सीखने में थोड़ा सुविधा हो। तो मैंने इनको सबसे पहले एक मोती पहनाया चंद्रमा के लिए, इनके मानसिक शांति के लिए एक मोती मैंने इनको पहनाया। दूसरा मैंने इनको एक लाजवर्द पहनाया, मैंने इनको अपने राहु का रत्न लाजवर्द पहनाया। और एक मैंने इनको एडवाइस किया है क्या, 7 मुखी रुद्राक्ष शनि देव के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पे सूर्य और केतु के मध्यस्थ पाप कर्तरी में है और फल वो कुंडली के 12वें भाव पे जाके दे रहे हैं। तो एक मैंने इनको 7 मुखी रुद्राक्ष भी मैंने इनको एडवाइस किया है। और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती में जो है वो जाके और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, कील कवच का पाठ करें और जाकर के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तो तब भी शुक्र कहीं ना कहीं मजबूत होगा। या मां लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना से भी शुक्र मजबूत होता है। और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। काल सर्प दोष की शांति कराना बहुत ही आवश्यक है, तो काल सर्प दोष की शांति करवाएं, शिव जी की आराधना करें, इससे भी इनको लाभ होगा। ओम नमो पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे भी लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे मैंने इनको उपाय बताया है, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो परमात्मा कर सकते हैं। पूजा पाठ से आप बहुत कुछ जीवन में अपने बदलाव ले आ सकते हैं। तो आध्यात्मिक और धार्मिक बनना नितांत ही आवश्यक है। तो ये मैंने इनको उपाय बताया है और बताया है कि ज्यादा खींचातानी नहीं करने के, नहीं तो दाम्पत्य यहां पे टूट जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से जब ग्रहों की दशा आती है तो जातक की जिंदगी को उथल पुथल कर देती है। तो यकीन है कि आज आपको मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। आप लोग भी यदि कुछ बताना चाहते हैं कुंडली के विषय में तो बताइए। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।